क्या हुआ, क्यों सैड है? यार मुझे भी अपनी रिटायरमेंट ऐसे ही एंजॉय करनी है। तो क्या हुआ, कर लेना। अरे इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी, मेरे और भी तो फाइनेंशियल गोल्स है ना, उन्हें भी तो अचीव करना है। हाँ वो तो है। चल कोई नहीं, मैं तुझे अपने कजन की स्टोरी सुनाती हूँ और आप भी सुन लीजिए। लेकिन पहले लाइक बटन को दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारे सारे इन्फॉर्मेशनल कंटेंट से आप अपडेटेड रह सकें। और याद रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो मेरा कजन भी अपने रिटायरमेंट के लिए परेशान था। उसके भी कुछ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स थे, रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस, बेटी की एजुकेशन और उसकी शादी। पर पहले ये बता कि फाइनेंशियल गोल्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं? देख, फाइनेंशियल गोल्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया जा सकता है, जो कि है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। जैसे कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स में हो सकता है तुझे 1 साल के अंदर फॉरेन ट्रिप पर जाना हो या कोई इमरजेंसी फंड बनाना हो। इसमें वो फाइनेंशियल गोल्स आते हैं जो तुझे 1 से 3 साल के अंदर अचीव करने हैं। वहीं मीडियम टर्म फाइनेंशियल गोल्स वो होते हैं जो तुझे 3 से 5 साल के अंदर अचीव करने होते हैं, जैसे कि कार बाय करना। और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं बच्चों की शादी और हायर एजुकेशन या तुम्हारी रिटायरमेंट। समझी। अब चल स्टोरी पे वापस आ जाओ। हाँ, तो मेरे कजन के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स कुछ इस तरह थे। उसे उसकी बेटी की हायर एजुकेशन के लिए 10 साल बाद 30 लाख रुपए चाहिए थे, मैरिज के लिए 50 लाख अराउंड 15 साल बाद, और खुद की रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए 25 साल बाद। इनिशियली उसने बैंक फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडीज में इन्वेस्ट करने का सोचा, लेकिन उससे पहले उसने चेक किया कि उसे कितना रिटर्न मिलेगा वहां पे। तो जब उसने अपना फाइनल कॉर्पस कैलकुलेट किया ना, तो वो शॉक हो गया। पर क्यों? क्योंकि बहुत से बैंक्स फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर अराउंड 60% का इंटरेस्ट देते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म। तो तू खुद देख ले। देख रही है तू, सिर्फ बैंक एफडी से अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना मुश्किल है। सिर्फ बैंक एफडी में इन्वेस्ट करने से बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख का शॉर्टफॉल हो गया, बच्चे की मैरिज के लिए 22 लाख का और रिटायरमेंट के लिए 87 लाख। और ये तो एक पार्ट है। व्हाट अबाउट इन्फ्लेशन एंड टैक्सेस? हर साल गुड्स एंड सर्विसेज पे प्राइस भी तो बढ़ते हैं ना, उसको कौन कंसिडर करेगा? मान ले इन्फ्लेशन 7% है, अगर तेरा इन्वेस्टमेंट एवरेज 10% रिटर्न पर ईयर देता है तो रियल रिटर्न सिर्फ 2.8% होगा ना। 1 + 10% डिवाइडेड बाय 1 + 7% -1। लेकिन अगर रिटर्न सिर्फ 5% मिले तो रियल रिटर्न तो नेगेटिव हो जाएगा। तुझे नेगेटिव 1.87% रिटर्न मिलेंगे। 1.05 डिवाइड बाय 1.07 -1। इसलिए ये समझना होगा कि इन्फ्लेशन के कारण लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स की वैल्यू बढ़ती रहती है। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स से मिलने वाले रिटर्न्स शायद इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे, जो एक नेगेटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न इंप्लाई करता है। देखो, ये तो बेसिक इन्फ्लेशन रेट है। अब एजुकेशन इन्फ्लेशन तो और तेजी से बढ़ रहा है, तुम्हें पता है। मतलब ओवर टाइम एजुकेशन कॉस्ट और बढ़ने वाली है। अकॉर्डिंग टू स्टडीज, इंडिया में अभी एजुकेशन इन्फ्लेशन कुछ अराउंड 11 से 12% है। दैट मींस हर 6 इयर्स में कॉस्ट ऑफ एजुकेशन डबल हो सकती है। और यही हाल मेडिकल इन्फ्लेशन का भी है। इंडिया में अभी मेडिकल इन्फ्लेशन अराउंड 14% है, और जिस तेजी से बीमारियां फैल रही है ना, रिटायरमेंट के लिए और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। और तो और अगर तू कोई इन्वेस्टमेंट करती है और उस पर रिटर्न अर्न करती है तो उस पर टैक्स भी तो पे करना पड़ता है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, जो तुम्हारे रियल रिटर्न्स को और कम कर सकता है। यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसलिए मेरे कजिन ने एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज किया जो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स दे सके, और वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अच्छा, कैसे? चलो इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का एक मेजर एडवांटेज है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मतलब जो रिटर्न हमें मिलते हैं ना, उस रिटर्न पर भी रिटर्न मिल सकते हैं, जिससे हमारी वेल्थ टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकती है। अगर हम पैसों को इक्विटी फंड्स में लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स फास्टर अचीव करने में मदद करता है। अगर हम पिछले कुछ सालों के रिटर्न्स को देखते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट हर इक्विटी फंड कैटेगरी ने 20% से ज्यादा के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन सिर्फ 1 साल के रिटर्न देखना काफी नहीं होता है। 3 साल के पीरियड में इक्विटी फंड कैटेगरीज ने अराउंड 13% से लेकर 20% तक के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं, और 5 साल के पीरियड में भी एवरेज रिटर्न्स कुछ इस तरीके से थे। अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू ले, मतलब 10 साल, तो इक्विटी फंड कैटेगरीज ने 13% से लेकर 20% तक के
एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। इक्विटी फंड के रिटर्न्स तो काफी इंप्रेसिव हैं और वो इन्फ्लेशन को बीट भी कर पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अब मानो अगर तुम्हें अपने इक्विटी फंड से 13% के एवरेज रिटर्न्स मिलते हैं और इन्फ्लेशन 7% है, तो तुम्हारा रियल रिटर्न होगा 1 + 13% डिवाइड बाय 1 + 7% - 1 विच इज इक्वल्स टू 5.61%। चलो अब हम इक्विटी फंड्स के रिटर्न्स को देखकर मेरे कजिन के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स का कॉर्पस कैलकुलेट करते हैं। अब लेट्स अज्यूम कि मेरे कजिन को इक्विटी फंड से लॉन्ग टर्म में ओवर 10 इयर्स में 13% एवरेज एनुअल रिटर्न मिल सकते हैं, क्योंकि 10 ईयर पीरियड में ऑलमोस्ट सारे इक्विटी फंड्स कैटेगरीज ने देखा कि 13% मिनिमम रिटर्न्स तो दे ही है ना। चलो फिर लेट्स कैलकुलेट। अब देख रही हो ना, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मेरा कजिन 10 साल बाद अपनी बेटी की हायर एजुकेशन के लिए 34 लाख रुपीस का कॉर्पस बना चुका होगा। उसकी बेटी की मैरिज के लिए 62 लाख का कॉर्पस और उसकी रिटायरमेंट के लिए 4.24 करोड़ का कॉर्पस। मतलब कोई शॉर्टफॉल नहीं बल्कि ज्यादा कॉर्पस एक्यूमुलेट वो कर पाएगा। दिस इज इंप्रेसिव। हाँ, सिमिलरली लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड कैटेगरीज ने 16.7%, 15.29% और 17.29% रिस्पेक्टिवली के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं ओवर अ 10 ईयर पीरियड, जो लार्ज कैप कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से ज्यादा हैं। मतलब तुम इन इक्विटी फंड कैटेगरीज के थ्रू भी अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकती हो। प्लस ये तो लमसम की बात थी, मेरे कजिन ने SIP मोड इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कंसिडर किया ताकि उसे एक साथ में इतनी इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े। SIP तो SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये बेसिकली एक फैसिलिटी होती है जो म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं। इससे तुम एक डिसिप्लिन्ड मैनर में इन्वेस्ट कर सकती हो म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, से मंथली, क्वार्टरली, वीकली या डेली, इट्स अप टू यू। तुम अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से रेगुलर इंटरवल्स में एक फिक्स्ड अमाउंट जैसे 500, 1000, 5000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर सकती हो। इसमें स्टॉक मार्केट को टाइम करने की टेंशन नहीं होती, क्योंकि तुम यहाँ अलग अलग स्टॉक मार्केट लेवल्स पे इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदती हो। अब कभी ऐसा होता है कि से स्टॉक मार्केट ऊपर होते हैं और कभी कभी नीचे, तो अगर तुम SIP के थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करती हो तो तुम्हें मार्केट के हाई पर कम यूनिट्स मिलेंगे ऑफ कोर्स, और मार्केट के लो पर ज्यादा यूनिट्स, जिससे कि ओवर टाइम ये यूनिट्स की परचेज प्राइस एवरेज आउट हो जाएगी एंड शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस का ना इंपैक्ट भी कम हो जाएगा। इसी को कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो तुम्हारा कजिन SIP के थ्रू अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स कैसे अचीव करेगा? मैं तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सो लेट्स अज्यूम कि मेरा कजिन हर महीने 10,000 रुपए की SIP करता है फॉर ईच लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल। पहले मान लेते हैं कि वो लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करता है और उससे अराउंड 13% के रिटर्न मिलते हैं एज पर एवरेज 10 ईयर रिटर्न्स ऑफ लार्ज कैप फंड कैटेगरी। नाउ लेट्स सी व्हाट हिज कॉर्पस विल बी। सो देखा तुमने, लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करने से मेरा कजिन अपने 2 फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाएगा। सिर्फ एक फाइनेंशियल गोल यानी कि चाइल्ड्स हायर एजुकेशन के लिए कॉर्पस सफिशिएंट नहीं होगा। अब अगर वो यही SIP हर साल 10% से बढ़ाता है, जिसे स्टेप अप SIP कहते हैं, तो उसका कॉर्पस कुछ इस तरीके से होगा। स्टेप अप SIP से उसे रिक्वायर्ड कॉर्पस से ज्यादा पैसे मिल पाएंगे। अब मिड कैप फंड की बात कर लेते हैं, जहां पे उससे अप्रॉक्स 18% रिटर्न मिल सकते हैं ओवर 10 इयर्स। 10% के स्टेप अप से क्या होता है, चलो चेक करते हैं। तो उसका एक्यूमुलेटेड कॉर्पस उसके डिजायर्ड कॉर्पस से काफी ज्यादा है। अब स्मॉल कैप फंड की बात कर लेते हैं, जहां पे उसे अप्रॉक्स 20% रिटर्न्स मिल सकते हैं ऑन एवरेज ओवर 10 इयर्स। 10% के स्टेप अप से क्या होता है, चलो चेक करते हैं। यहां भी उसका एक्यूमुलेटेड कॉर्पस उसके डिजायर्ड कॉर्पस से काफी ज्यादा है। अगर तुम इक्विटी फंड्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करती हो ना, तो वोलेटिलिटी रिस्क रिड्यूस हो जाता है। ऐसा व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड और क्रिसिल की स्टडी कहती है। जैसे अगर तुम 3 साल के लिए SIP से इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करती हो तो 84% चांसेस होते हैं पॉजिटिव रिटर्न के, लेकिन अगर तुम 10 साल तक इन्वेस्ट करती हो तो लॉस होने के चांसेस 0% हो जाते हैं। 100% टाइम्स पॉजिटिव रिटर्न्स। साथ ही 10 साल के पीरियड में 94% चांसेस हैं कि तुम्हें 10% से ज्यादा के रिटर्न्स मिलेंगे। सही है यार, चल मैं जाती हूँ, बाय। अरे भाई कहाँ जा रही हो? अरे अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को रीप्लान करने। चलो बाय। तो फ्रेंड्स, अग्रिका तो चली गई, बट आप
याद रखिए कि अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की प्लानिंग करना एसेंशियल है, चाहे वो आपके बच्चों की एजुकेशन हो, शादी हो या फिर रिटायरमेंट। सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चुनना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को रियलिटी में बदलना चाहते हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये आपको हायर रिटर्न्स का पोटेंशियल दे सकते हैं और इन्फ्लेशन को बीट करने में भी आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपके इक्विटी फंड पोर्टफोलियो का 70 से 80% आपके कोर पोर्टफोलियो में होना चाहिए, जो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे सके। इसके लिए आप लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप फंड्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी 15 से 20% आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है, जो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स को एनहांस कर सकता है ओवर टाइम, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स एटसेट्रा। तो अपने सपनों को सिर्फ सपने मत रहने दीजिए, आज ही एक्शन लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सब लोग इन्फॉर्म्ड रहें। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.